जो कि प्राणकोशा में निहित गति और लक्ष्य तथा विकासक्रम विकास जागृति क्रम जागृति विषय पर चर्चा हुई थी। उसी क्रम में आज आगे कुछ जिज्ञासाएं लेकर हम लोग आए हैं। तो भैया आप अपनी तरफ से कुछ रखना चाहेंगे, उसके बाद प्रश्न? जी जी जी। तो पहले तो सभी को नमस्ते। पूज्य बाबा जी को प्रणाम, नमन। माता जी को प्रणाम और इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पहले तो हम इस सत्र के पहले एक चर्चा ये कर लेंगे कि हमारे अध्ययन का उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने आम का पेड़ एक लगाया, आम का पेड़ लगाने के बाद मैं ये नहीं गिनता हूं कि उसकी जड़ कितने नीचे गई, कभी नहीं गिना मैंने, और भी किसी को गिनते नहीं देखा। कितने पत्ती है वो भी नहीं गिनते। छोटा पौधा होता है तो गिनते हैं, एक पत्ती आ गया, 2 पत्ती आ गया, 4 पत्ती आ गया, 10 पत्ती आ गया, उसके बाद गिनना बंद हो जाता है। हम देखते हैं कीड़ा लगा कि नहीं लगा, कीड़ा लगा है तो उसको ठीक करो, खाद पानी ठीक है कि नहीं। तो कभी भी हम जड़ और पत्ती को नहीं गिन रहे हैं, हम फल को गिनते हैं। ऐसा क्यों है? किसी भी कार्य का एक उद्देश्य है। यदि हम पत्ती गिनने लगे या नदी में कितना रेत है वो गिनने लगे तो वो अध्ययन का दिशा नहीं। तो जब भी हम कोई अध्ययन कर रहे हैं, हम वो क्यों कर रहे हैं वो एक हमारे सामने चाहिए। नहीं तो हम अध्ययन कहीं भी लेके चले जाएंगे और हमारा उद्देश्य ही कभी पूरा नहीं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस बात को लेने के लिए। दूसरा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि बाबा जी ने जो दर्शन लिखा उसमें पदार्थ अवस्था भी लिखा, प्राणावस्था भी लिखा, जीवावस्था भी लिखा, ज्ञानावस्था भी लिखा। तो क्या बाबा जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाबा जी का मुख्य उद्देश्य फिजिक्स पढ़ाना नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, बॉटनी जूलॉजी पढ़ाना नहीं। बाबा जी का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को मानव का वो आचरण समझ में आ जाए और अस्तित्व में व्यवस्था समझ में आ जाए जिससे मानव जागृत हो जाए। तो फिजिक्स पर या केमिस्ट्री पर या बायो पर उन्होंने उतना ही बोला जितने की जरूरत है। उससे ज्यादा जरूरत यदि आपको लगती है तो आप उस पर शोध कर लो। वही शोध की बात है कि जैसे एक मैं चश्मा यूज करता हूं, उस चश्मा में कितने परमाणु हैं, कौन कौन से परमाणु हैं, मेरे को उससे ज्यादा मतलब नहीं। जो बनाने वाले हैं उनको मतलब होता है कि कांच कौन सी क्वालिटी का होता है, तो कांच की क्वालिटी के लिए उन लोग कुछ काम करते हैं। ये मेरे लिए जरूरी नहीं। मैं ये देखता हूं कि हाँ इस क्वालिटी का कांच मेरे लिए ठीक है, तो उससे मैं मान जाता हूं। तो बहुत सारा चीज उस अर्थ में आता है कि प्रयोग और व्यवसाय के अर्थ में समझना है। वो हर आदमी को समझने की जरूरत नहीं, वो चीज हर व्यक्ति को समझना है। उससे कम में वो व्यक्ति व्यवस्था में जीने के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। तो इन दोनों के अंतर को हमको समझ के बात करना होता है। तो बहुत सारे प्रश्न वैसे आ जाते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर कितने सारे, ये जो सौर मंडल में हम 9 ग्रह या 8 ग्रह देख रहे हैं, कितनी चंद्रमा है? धरती की एक चंद्रमा है। तो ये सैटर्न की भी बहुत सारी चंद्रमा है। उसके बाद और हम उसके चारों तरफ एक रिंग है, वो रिंग कितना लंबा चौड़ा है, मोटा है, ये भी हम गिन सकते हैं। कितने रिंग हैं वो भी देखते हैं। बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं, उसमें कितने बार ग्रहण होते हैं, ये सारा चीज किया जा सकता है। लेकिन उद्देश्य हमारा क्या है ये ध्यान में रहना चाहिए, है ना। तो बृहस्पति का चंद्रमा है तो बृहस्पति में भी ग्रहण होता है, वो सूर्य ग्रहण नहीं होगा। तो बृहस्पति के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन हम यहां से देखेंगे तो अलग प्रकार से वो दिखेगा, उसको देखा जा सकता है। लोगों ने देखा भी है, कई निष्कर्ष उससे निकले हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है हमेशा ये समझ में आना चाहिए और उसके बाद सारे अध्ययन होते हैं। तो यहाँ भी हम इन दोनों चीजों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अध्ययन का एक उद्देश्य है और मुख्य उद्देश्य यह है कि मानव व्यवस्था में जिए, उसके लिए कुछ ज्ञान चाहिए। तो एक बहुत बड़ा भाग है कि ये धरती व्यवस्था में है कि नहीं, अस्तित्व व्यवस्था में है कि नहीं,
ये निष्कर्ष हमको लेना होता है। यदि धरती व्यवस्था में है तब तो मेरे व्यवस्था में जीने की बात समझ में आती है। यदि धरती ही व्यवस्था में नहीं है तो व्यवस्था में जीने की बात नहीं बन पाई, है ना। वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है और अभी तक हमारे पास जो ज्ञात रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हजारों सालों से जो गणित हो रहे हैं उसमें धरती उतना ही तेजी से घूम रहा है। कभी कभी कोई न्यूज आ जाती है कि 0.01 सेकंड पृथ्वी की स्पीड घट गई है या बढ़ गई, ऐसा कभी कभी वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो ये निष्कर्ष हमारे पास आते रहते हैं और इसको हम सुनते रहते हैं। अब धरती अपने कक्षा में घूम रहा है और सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इन दोनों के बीच में एक संबंध है। तो हम इस आधार पे मान ले रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक संबंध है, एक सहअस्तित्व है और ये निश्चित आचरण इनके बीच में दिखता है। और निश्चित आचरण को करने में सूर्य की भी कुछ भूमिका है, पृथ्वी की भी कुछ भूमिका, तब तो हो रहा है। अब एक प्रश्न ये आ सकता है कि हम पृथ्वी को थोड़ा विचलन पैदा करें अपने रास्ते में जो चल रहा है उससे, और उसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य उसको रास्ते में ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा है। तो अभी का जो वैज्ञानिक जो अध्ययन का विधि है वो ये है, कोई चीज बढ़िया से चल रहा है, हम उसमें कोई एक हस्तक्षेप पैदा करें और उस हस्तक्षेप के बाद वो कब और किस तरीके से शांत होता है उसका स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? वैज्ञानिक इस प्रकार के अध्ययन का सीधे सीधे मतलब है कि हम उसमें हस्तक्षेप करके कुछ पैदा करना चाहते हैं। और क्या पैदा करना चाह रहे हैं? प्रकृति ने जो भी चीजें पैदा किया है उससे भिन्न और हम उससे अच्छा कुछ पैदा कर लेंगे, ये उसके मूल में मान्यता है। जैसे गोभी की हमने प्रजाति नेचर में देख लिया तो हम गोभी की एक नई प्रजाति बना रहे हैं और कुछ कुछ उसको मिलके, उसके मूल में क्या उद्देश्य है कि कम मेहनत में हमको फाइनली ज्यादा गोभी मिलेगा। दूसरा एक उद्देश्य है कि जो कर लेगा उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, जो इस काम को कर लेगा। इन दोनों उद्देश्य से हो रहा है। क्या पहला वाला उद्देश्य सफल हुआ या दूसरा हुआ, इस पर हमको आगे सोचना पड़ेगा। अभी तक का तो निष्कर्ष ऐसा है कि दोनों में से एक ही सफल नहीं। तो ये बैकग्राउंड हो गया है, अब हम आगे बातचीत कर सकते हैं। ये दो बिंदु की हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं इसका पता होना, बाबा जी का उद्देश्य क्या था अध्ययन कराने का वो पता होना बहुत आवश्यक है। और उसी आलोक में हम यहाँ प्रश्न जिज्ञासाएं सुने और रखें। तो भैया प्रश्न पहला है कि साइंटिफिक स्टडीज बेस्ड ऑन डीएनए ऑफ फॉसिल्स claim that there are at least six different species of humans and they lived concurrently for thousands of years. Eventually, Homo sapiens are the ones that survived and are seen to date. यानी तकरीबन कम से कम 6 जब प्रजातियां इंसान की इस धरती पर रही हैं हजारों साल, जो कि वैज्ञानिकों ने जो अवशेष और डीएनए की स्टडीज करके बताया है। और आखिर में होमो सेपियंस नाम की प्रजाति रही जो कि आज तक मौजूद है, जिस रूप में इंसान शरीर दिख रहा है। तो मध्यस्थ दर्शन के प्रतिपादन के अनुसार मानव जाति एक है। क्या यहाँ भी ऐसा मान रहे हैं कि मानव वंश की अनेक प्रजातियां पहले हुई और फिर प्राकृतिक कारणों से या इन जातियों के आपसी संघर्ष से एक जाति बचा, इस प्रकार का शरीर जो भी है? तो भैया मध्यस्थ दर्शन के आलोक में क्या है? भैया यदि पूरे प्रकृति को देखेंगे तो यदि मान लो आज से 10 लाख पहले प्राणावस्था आई, पहली बार जो प्राणावस्था आई उस समय का क्लाइमेट बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि पदार्थावस्था से जब प्राणावस्था आ रही है उसके लिए बिल्कुल अलग एक वातावरण चाहिए। वो वातावरण बना और कुछ प्रजातियां आई। उसके कुछ समय के बाद वो वातावरण बदला और उससे अच्छी वाली प्रजातियां आई,
क्योंकि वो क्रम उस दिशा में जा रहा है कि अंततः मानव आए, क्योंकि उस वातावरण में मानव नहीं आ सकता। इसीलिए कुछ समय के बाद वो प्रजातियां बदल गई, कुछ नई प्रजातियां आई, पुरानी विलुप्त हो गई। इस क्रम में धरती में परिवर्तन होते रहे, वातावरण में भी उसके आधार पर प्राणावस्था की अलग अलग प्रजातियां बनी। फिर जीवावस्था जब आने की बात हुई तो बहुत मेजर और परिवर्तन हुआ वातावरण में, और इसके बाद ज्ञानावस्था आने की बात हुई और भी परिवर्तन हुआ। ज्ञानावस्था आई और उसके बाद भी छोटे मोटे परिवर्तन हो रहे हैं और हम यहाँ तक आए। तो ये तो एक रास्ता है। तो निश्चित रूप से इस रास्ते में बहुत सारी प्रजातियां आई है, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई। क्यों लुप्त हो गई? क्योंकि एक ऐसा शरीर चाहिए जिसको मानव हम कह रहे हैं, जिसमें कर्म स्वतंत्रता हो, कल्पनाशीलता हो, ऐसा एक शरीर चाहिए और जिसके द्वारा जीवन अपने आप को प्रमाणित कर सके। जीवावस्था में जीवन प्रमाणित नहीं हो रहा है। जीवावस्था में वो शरीर रचना, मतलब वंशानुसंगी रचना प्रमाणित हो रही है। वंशानुसंगी रचना का जो व्यक्त होने वाला भाग है उसको ब्रेन कहते हैं, और उसका जो बीज है उसको अपन प्राणसूत्र कह रहे हैं, रचना सूत्र कह रहे हैं। तो बीजानुसंग वंशानुसंगी आचरण वहां दिख रहा है, वहां जीवन व्यक्त नहीं हो रहा है, वहां शरीर की ही वंश का ये हो रहा है। शेर है तो यही खाएगा, दूसरा नहीं खाएगा। गाय है तो यही खाएगा, ऐसे ही सोएगा, ये हमको पता चलता है। मानव में जीवन व्यक्त हो रहा है या हो सकता है। तो एक ऐसे शरीर की रचना बनी, और जब शरीर की रचना बन गई तो जीवन कैसे व्यक्त हो, ये अब अध्ययन की वस्तु हो गई। हो सकता है मानव के 6 प्रजाति बोले, हो सकता है आज से 50 साल या 100 साल के बाद हमको और बहुत सारे फॉसिल मिले, पता चलेगा कि 100 वैरायटी पैदा हुए। हो सकता है हमारा डीएनए साइंस जो हम बहुत नया है, ये डीएनए साइंस कितने साल पुराना है, बहुत छोटा है। हो सकता है 100, 200, 500 साल में वहां पहुंचे कि हम बोलेंगे नहीं ये सब एक ही, हमने उसमें कमियां देखी थी। तो ये संभावना है कि और कई प्रजातियां आई होगी, यह संभावना है कि शायद एक ही प्रजाति रही होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है कि नहीं। सभी में 2 आंख मिल गई है, 2 कान मिल गए हैं, है ना, 2 नाक के छिद्र मिल गए हैं। इस ढंग से मानव का एक रचना मिला है, और ये रचना शरीर के रूप में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई थोड़ा लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, पर मोटा मोटा रचना एक जैसे ही। और इन रचनाओं में सबसे बड़ी बात क्या है, ये कर्म स्वतंत्रता है, कल्पनाशीलता है, इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की रचना को मानव बोल रहे हैं, और इससे वो जीवन को प्रमाणित होना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का घुटना छोटा है, किसी का सिर बड़ा है, किसी का पेट बड़ा है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मान लो हुए भी हैं, उससे हमारे अध्ययन में या जागृति के रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हम जब विकास क्रम की बात करते हैं, रचना क्रम की बात करते हैं, तो इतना स्पष्ट हो गया है कि ये रचना सीधी तो नहीं आई, इसके पहले कोई रचना आई हो, उसके पहले कोई रचना आई हो, और क्रम से कुछ रचनाएं लुप्त भी हुई हैं, होना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे वाला नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं कि धरती में कोयला मिला, और जहां कोयला मिला उसके ऊपर में घने जंगल मिले। कोयला मिला, उस कोयले में बहुत सारे और भी चीजें मिल गई, जिसको हम फॉसिल कह रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि पहले इस जगह में घना जंगल था, और बहुत बड़े भूकंप आए। उस भूकंप से वो जो कोयला, वो जो लकड़ी है, जंगल है, वो नीचे दब गई पूरा। दबने के बाद उसके ऊपर फिर दूसरा जंगल बना, इसमें 1000, 2000, 5000 साल लगे। फिर भूकंप आया, फिर वो नीचे दब गया। मतलब एक के ऊपर एक कोयले की कई परतें मिल रही धरती के अंदर, फिर वो दब गया। ये क्यों हुआ? तो धरती में जो कार्बन का कंसंट्रेशन था उस समय बहुत हाई था, वो उतने हाई कंसंट्रेशन में मनुष्य नहीं रह पाएगा, मनुष्य पैदा ही नहीं हो पाएगा, जीवावस्था पैदा नहीं पाएगी। इसीलिए धरती में एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से वो कोयले को धरती के नीचे ले आ गया, और धरती के ऊपर का जो कार्बन कंसंट्रेशन है वो कम।
और उसके बाद आगे दूसरी प्रजाति आने का रास्ता हुआ। ये प्राणावस्था के बाद हुआ है, और होने के क्रम में ऐसा नहीं हुआ कि सारी प्राणावस्था विलुप्त हो गई। यदि हो भी गई होगी तो फिर से प्राणावस्था आई और उससे आगे वाले आई, तो ये क्रम चलता रहा। तो यहाँ अध्ययन का बिंदु है कि हो सकता है 6 प्रजाति हो सकता है 60 आई हो, कुछ भी हो, पर ऐसा एक शरीर चाहिए जहाँ कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता व्यक्त हो सके, वैसा आ गया। और ऐसे चीज को मानव जाति एक कह रही। किसी की आंख बड़ी है, किसी की कान बड़ी है, कोई गोरा है, इस आधार पर अभी जब जाति बनाने गए वो जाति सफल नहीं। तो मानव जाति उसी आधार पर कि सब में कल्पनाशीलता है, सब में कर्म स्वतंत्रता है, सब में जीवन समान है, और ये अभी तक हमारे शिक्षा में नहीं आ पाए। अभी भी घूम फिर के वैज्ञानिक अध्ययन यही कह रहे हैं कि कोई एक प्रजाति ज्यादा सुपीरियर रेस है, कोई एक प्रजाति थोड़ी सी इंफीरियर, यही कह रहे हैं। और हमारा समाज, हमारा जो सामाजिक रचना है, लॉ है, इस बात के बिल्कुल विरोधी है कि किसी भी मनुष्य को ये नहीं बोल सकते कि वो बुद्ध है, बोल ही नहीं सकते। अभी जो ह्यूमन जीनोम के बारे में जब बात करते हैं तो एक वाटसन महाराज का नाम आता है, और उन्होंने एक बार बोल दिया कि जो अश्वेत लोग हैं उनमें वो मंदबुद्धि होते हैं, वो जेनेटिक्स के आधार पर उन्होंने बोला, तो उनको पद छोड़ना। तो साइंटिफिक स्टडी अभी उस जगह नहीं पहुंची है कि मानव एक समान है, नहीं पहुंची। लेकिन मानव चेतना, भले अभी मानव चेतना नहीं आई, लेकिन मानव अभी यह सुनना चाहता है कि मानव एक जैसा ही है, मानव समान है। उसके लिए साइंटिफिक एविडेंस नहीं, तो भी इस चीज को हम मान रहे हैं। आज तक कोई भी मानव ऐसा इनको नहीं रिकॉर्ड में आ पा रहा है जो गलती नहीं किया हो, लेकिन हमेशा ऐसा व्यक्ति की खोज है जो गलती नहीं करे, या सभी व्यक्ति गलती न करे, इसीलिए एजुकेशन किया जा रहा है, इसीलिए लॉ बनाया गया, भले सफल नहीं हुए। तो एक कामना जो चल रही है कि मानव में समझने की शक्ति है, मानव सही कर सकता है, मानव सही करेगा, इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस या प्रूफ नहीं है। इसके बावजूद इस धारा में ही मुख्य रूप से काम हो रहा है। दूसरे धारा में कोई बात आ रही है, थोड़े समय तक चलता है, बाद में उसको नकार दिया जाता है ना। महिलाओं को वोटिंग राइट 1910 के आसपास मिला है, वो नहीं मानते थे पहले कि महिलाओं में बुद्धि होती है, मानव को पुरुषों के समान होती है, नहीं मानते। अब उस थॉट को खत्म कर दिया गया है ना। तो हम जिसको हम एविडेंस कह रहे हैं, शायद हम वो रास्ता भटक जाएंगे यदि इसको हम छोड़ देंगे। तो साइंटिफिक बात अभी तक पहुंची ही नहीं है, साइंस अभी यहाँ पहुंचा ही नहीं है, बहुत पीछे है कि मानव एक समान हो सकता है या मानव एक समान है, यहाँ नहीं पहुंचा, सोच भी नहीं रहे। जी भैया, ये बात है। तो इस उत्तर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सब क्वेश्चन है इमीडिएटली किसी के मन में आ रहा है तो भैया के सामने रख सकते हैं। मुझे लगता है सब उत्तरित हुए, विज्ञान की सीमा समझ गए, और मानव कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के रूप में एक है, इस बात को विज्ञान नहीं बचा पाया है, पहचान पाया है। तो भैया दूसरा प्रश्न है, पदार्थ अवस्था में 2 आयामों में विकास क्रम दिखता है। पहला, परमाणु में विकास क्रम परमाणु अंशों के प्रस्थापन विस्थापन पूर्वक, और दूसरा रचनाओं में विकास क्रम यानी रसायन, प्राणकोशा एवं शरीर रचनाएं। तो क्या इन दोनों आयामों में विकास क्रम साथ साथ हैं, या पहले परमाणु की आवश्यक प्रजातियां, सभी तरह के परमाणु बन गए, उसमें जीवन परमाणु भी है, ये स्थापित हुए, और फिर उसके बाद रचनाओं में विकास क्रम शुरू हुआ? ये थोड़ा सा जानना है। जी भैया, एक मैं बहुत छोटा सा टेम्परेचर बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग लोहा बनाते हैं, तो लोहा बनाते हैं तो लोहे के पत्थर को गर्म करते हैं, वो पिघल जाता है। पिघलने पे होता क्या है, लोहे के मतलब 1800 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, बहुत एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर 1500 से नीचे तो होता ही नहीं।
इतना हाई टेम्परेचर लाने के बाद हो क्या रहा है? इतने हाई टेम्परेचर लाने के बाद भी परमाणु से कोई परमाणु अंश नहीं निकल जा रहा, मतलब बहुत हाई आवेश है ये। यदि परमाणु अंश निकल जाते फिर वो लोहा नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, है ना? तो बाहरी परिवेश में भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है इतना आवेश लाने के बाद भी। तो यहां पर इतना कहना है कि अभी इस धरती का जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में अधिक से अधिक हम रासायनिक और भौतिक क्रिया ही करा पाते हैं। परमाणु अंशों में बाहरी परिवेश या उसके अंदर वाले परिवेश या उसके अंदर में छेड़छाड़ करने के लिए बहुत बड़ी कोई स्थिति चाहिए, तब उसके अंदर परिवर्तन होता है, सामान्य में नहीं हो रहा है। तो यदि अपन धरती के भूगर्भ को आज सोचें, वहां इतना तापमान हो सकता है और इतना दबाव भी हो सकता है कि यहां दूसरी प्रजातियां शायद बन जाए, है ना? एक प्रकार के अणु से या एक प्रकार के परमाणु के अलावा दूसरे परमाणु बन जाए। धरती की सतह में तो वो संभावना है ही नहीं आज। तो ऐसा हुआ। अब इस चीज को भी ध्यान में रख लें और आगे सोचेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य में आज जैसे एक या दो प्रकार के परमाणु हैं, कुछ समय के बाद ये थोड़े ठंडे होंगे तो और थोड़े बढ़ेंगे, इसके बाद और थोड़े बढ़ेंगे, और एक समय में आने के बाद बहुत सारे परमाणु हो जाएंगे। उसके बाद रासायनिक क्रिया शुरू। तो रासायनिक क्रिया शुरू होने के लिए भी एक न्यूनतम तापमान ही चाहिए। अभी सूर्य में जो है वहां रासायनिक क्रिया ही नहीं हो सकती, है ना? प्राणावस्था की क्रिया के लिए और न्यूनतम तापमान चाहिए। जैसे बिजली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनने के लिए कोई एक बड़ा तापमान चाहिए। आवाज नहीं आ रही भैया। नहीं हो, पेड़ अपने आप में एक रासायनिक क्रिया है। कई प्रकार के लिए आवाज चली गई थी, पिछली बात दूसरा जी। फिर से कहां से? हाँ, 1 मिनट कर दो। संदीप भैया, भैया की आवाज कंटिन्यू आ रही है। आप अच्छा, तो शायद मेरे सिग्नल में प्रॉब्लम है, क्षमा करिए जी भैया। तो जैसे प्राणावस्था है, एक प्रकार की रासायनिक क्रिया हो रही है। उस रासायनिक क्रिया का टेम्परेचर बहुत ही कम है, क्योंकि पेड़ का आप टेम्परेचर देखोगे कितना, 15, 20, 25 इस डिग्री में ही है। इस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो रासायनिक क्रिया नहीं हो पाई। तो धरती में आज हम देखेंगे कि कई छोटे छोटे पॉकेट बने हुए हैं जहां अलग अलग प्रकार की हजारों रासायनिक क्रियाएं या लाखों रासायनिक क्रियाएं हो रही। आम का पौधा एक प्रकार का रसायन तैयार कर रहा है, नीम का अलग कर रहा है, एप्पल अलग कर रहा है, और कुछ अलग कर रहा है। वैसे धरती की सतह पर बैक्टीरिया से बहुत सारे रासायनिक क्रिया हो रही है। धरती के थोड़े नीचे जाएंगे तो और कुछ रासायनिक क्रिया हो रही है। तो आज जो धरती की स्थिति है, कम से कम सतह वाला भाग प्रधानतः कुछ रासायनिक क्रियाओं को कर रहा है। कुछ रासायनिक क्रियाएं जो हाई टेम्परेचर में होती है वो लगभग नहीं होती। जैसे जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ छोटी मात्रा में होती है। तो निश्चित रूप से यदि हम सोचेंगे इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, तो पहले कुछ प्रजाति के परमाणु बने, उसके बाद हो सकता है कुछ ओवरलैपिंग चला, कुछ रासायनिक क्रिया जो भी धरती है उसकी सतह पे होने लगी, और धरती के जो गर्भ में हो सकता है कुछ नए परमाणु भी बनते रहे। लेकिन मेजर पोर्शन तो पहले ही बनना होगा, बहुत थोड़ा सा बाद में बन सकता है। और रासायनिक क्रिया एक समय में होने के बाद में फिर प्राणावस्था की जब क्रिया होगी तो और बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं बंद हो जाएगी। जैसे भूकंप होता है, भूकंप में बहुत सारी चीजें निकलती है, ज्वालामुखी में बहुत सारी चीजें निकलती है, तो कोई वहां रासायनिक क्रिया हो रही, भौतिक रासायनिक क्रिया होती है उतने टेम्परेचर, उतने प्रेशर, और वो सारी चीजें बाहर आ जाती है। तो ये निश्चित है कि कुछ चीजें पहले बनी, ज्यादातर परमाणु पहले बन गए, बहुत थोड़े से उसके बाद ही बने होंगे। प्राणावस्था आने के बाद और संभावना कम हो जाती है रासायनिक प्रतिक्रियाओं की।
भैया आपकी आवाज चली गई है। हाँ वही मैं सोच रहा था भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। तो परमाणु अभी आ रही? भैया जी आवाज चली गई। ये अभी आ रही है भैया। आधे मिनट के बाद। हाँ 20 सेकेंड लगभग। हाँ 20 सेकेंड। तो परमाणु के बाहरी परिवेश में परिवर्तन करने के लिए भी बहुत ज्यादा हमको आवेश की जरूरत होती है। उतना आवेश सामान्यतः धरती में पैदा नहीं हो रहा है। मानव अपने प्रयासों से थोड़ा बहुत कर ले रहा है। जैसे बता रहे हम लोहे को गर्म कर रहे हैं, 1500-1800 डिग्री टेम्परेचर कर ले रहे हैं। शायद कई जगह हम थोड़ा 5000-10,000 भी कर लेते होंगे। प्रकृति में अपने आप नहीं हो रहा है। धरती की सतह में है ही नहीं कोई भी बिजली चमकने वाली घटना को छोड़ देता। और धरती के ऊपर में मान लो टेम्परेचर कभी पैदा भी हो जा रहा है तो वहां प्रेशर नहीं, प्रेशर वहां कम है। तो इसलिए अभी मुख्य रूप से रासायनिक क्रिया प्रधान ये धरती हो गई है और रासायनिक क्रिया भी बहुत कम तापमान में करने वाली चीजें हैं। तो इस आधार पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिकांश जो चीजें हैं परमाणु में पहले बन गए हैं। इक्का दुक्का परमाणु हो सकता है बाद में बने रासायनिक क्रिया के साथ भी, पर उसकी जगह धरती के भूगर्भ में ही होगा। और इसके बाद फिर धीरे धीरे मानव आ गया तो उस प्रकार की चीजें। जी भैया जी बहुत सुंदर है। ऐसा अनुमान बनता है, स्वीकार भी होता है। तो ये इस प्रश्न से जुड़ा कोई सब क्वेश्चन है किसी के मन में जिज्ञासा? हेलो तो भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्योंकि इस उत्तर के साथ कोई जिज्ञासा नहीं जुड़ी है। बाहर जाऊंगा फिर से आता हूं। जी भैया तब तक के लिए ये दो प्रश्न जो उत्तरित हुए हैं भैया के द्वारा उससे जुड़ी हुई कोई बात यदि आती हो। पहला प्रश्न था कि लगभग 6 प्रजातियां मानव शरीर की इस धरती पर हजारों साल साथ रही और संघर्ष के उपरांत जो होमो सेपियंस नाम की प्रजाति है वो बची। तो मध्यस्थ ये ऐसा वर्तमान विज्ञान का शोध बताता है, लेकिन मध्यस्थ दर्शन में ऐसा था क्या? तो भैया ने इसके उत्तर में कहा कि मानव जाति की एक रूपता जो है वो केवल कल्पनाशीलता और क्रम समता के रूप में थी जिसको विज्ञान में पहचान पाया। और दूसरा प्रश्न जो जी आगे। जी भैया नमस्ते। जी भैया तो मैं दोहरा रहा था, तो कोई जिज्ञासा इन दो प्रश्नों को लेकर अभी भी किसी के अंदर है तो? भैया वीनू भाई मांडविया भैया हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ भैया मैं और वीनू भाई साथ में, अजय जैन भैया बोल रहा हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। सागर भैया ये जो एक बार बार ये सवाल आता ही है, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब जो जीवन परमाणु भी है वो भी धरती पर, क्योंकि परमाणु नॉर्मली सब बने जा रहे हैं रासायनिक क्रिया से पहले, तो ऐसा अपन सोच सकते हैं कि जीवन परमाणु पहले बन गया है प्राण अवस्था के। हाँ देखिए इस पर तो बाबा जी से बहुत स्पष्ट बातचीत भी हुई है। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि हो सकता है दूसरी धरती में बना हो, वहां से भी आ जाए और यहाँ भी बन सकता है। तो सारी संभावना तो है। ये बिल्कुल ठीक है। तो दो स्थितियां बनती हैं। एक तो ये हो गया भैया कि दूसरी स्थिति उनसे तो आ ही सकते हैं दूसरी पृथ्वी, क्योंकि बाबा भी ये कह रहे हैं कि जीवन परमाणु एक तरह से एग्जिस्टेंशियल है, मतलब उसको किसी धरती के रेफरेंस में ना पकड़ा जाए ऐसा। लेकिन यदि किसी धरती पे बनना है ना, क्योंकि जो दूसरी धरती से भी आएंगे वो पहले उस धरती पर या किसी धरती पर बने होंगे, तो धरती पर यदि बनना है तो वो प्राण अवस्था से पहले ही होना पड़ेगा लगभग, ऐसा लगता है अनुमान। भैया ऐसा तो कभी भी बन सकता है यदि बनना हो। ओके। प्राणावस्था के पहले भी बन सकता है ही है, उसके बाद भी बन सकता है। बढ़िया। क्योंकि वो बेसिकली कोष गठन भेद से जब पकड़ते हैं ना, तब उसमें कई बार इस तरह का लगता है कि जिस तरह से है ना अन्नमय और प्राणमय कोष तो कॉमन ही हो गया, मनोमय कोष जो प्राण अवस्था की इकाई में दिख रहा है, उसके बाद
जब आनंदमय कोष आना है, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि क्या उसके बाद हो रहा है? यहाँ ये कोश में जीवन को नहीं बता पा रहे हैं। कोश परंपरागत एक स्टाइल है। बाद में बाबा जी ने जो उनका अंतिम उसका ये वर्जन बताया, उसमें प्राणावस्था में 3 कोश हैं, अन्नमय, मनोमय और प्राणमय, और जीवन में 3 कोश हैं, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, या मनोमय, आनंदमय और विज्ञान। ये जीवन में मिलेगा, बिल्कुल, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उस रूप में जीवन को अलग ही अध्ययन करना पड़ेगा, शरीर को अलग ही अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब अपन इसका मतलब ये करें कि हम इस क्रम को एज ए विकास क्रम के रूप में देखना ठीक नहीं है, कोष गठन के आधार पर। ठीक है जी, बड़ी बहुत बढ़िया भैया। इससे स्पष्ट हुआ कि यदि धरती का या ऐसे ही किसी धरती का विकास क्रम चल रहा है, तो जीवन परमाणु कहीं से आकर जो है यहाँ अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ज्ञान अवस्था के शरीर के अभिव्यक्ति को साधन मानने के रूप में। तो अच्छा रहा भैया, ये आपने जो हम सबके बीच में प्रश्न रखा। तीसरा प्रश्न जो सामने है, खगोलीय व्यवस्था में मध्यस्थीकरण और आवर्तनशीलता का क्या स्वरूप है? क्या सूर्य और व्यूह का मध्यस्थीकरण, सूर्य सौर व्यूह का मध्यस्थीकरण करता है? क्या ग्रहों नक्षत्रों की रचना विरचना की कोई आवर्तनशीलता है? धरती के संगठित होने और फिर उस पर विकास क्रम की बात दर्शन से स्पष्ट होती है, पर धरती खगोल में किस प्रकार से बनती है और बनी रहती है, इसका क्या उत्तर है? थोड़ा लंबा सा प्रश्न है जी। तो एक तो धरती है जो शून्याकर्षण में है, चंद्रमा शून्याकर्षण में है। शून्याकर्षण में मतलब है का मतलब निरंतर के लिए वो इसी में अपने आप को बनाए रखे। पर कोई ग्रह यदि छोटा है और वहां पर उसमें विकास की संभावना नहीं है, तो वो शून्याकर्षण में नहीं रह पाता, उसका स्वरूप बदल जाता है, वो धूल बन जाता है और फिर वो किसी दूसरे बड़े ग्रह में समा जाता है। तो इस प्रकार की एक चीज को बाबा जी ने बोला है। और ऐसा अभी जो कुछ एविडेंस दिखते हैं, अभी जो एस्ट्रोनॉमर्स उसमें भिड़े हुए हैं और उसमें बहुत सारे कुछ देख रहे हैं कि कोई कॉमेट किसी में घुस गया जाके, तो उसका ये व्याख्या देते हैं कि ये होता है, बहुत सारे छोटे चीज हैं वो किसी बड़े में अंतर में समा जाएंगे, इसकी संभावना बनी। ये तो खगोलीय व्यवस्था की बात है। दूसरी बात, यदि हम देखते हैं कि जो खगोलीय जो इनका आवर्तनशीलता का स्वरूप किया, तो धरती है वो स्थिर हो गया क्योंकि इसमें चारों अवस्थाएं आ गई, तो इसमें विकास का जो बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। अब इसमें फिर से विरचना की संभावना नहीं है। विरचना की संभावना वही है जहां पर अगला कदम विकास के लिए संभव नहीं। क्या सूर्य सौर व्यूह का मध्यस्थीकरण करता है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, करता है। ये किस आधार पर कह पा रहे हैं? जैसे परमाणु में मध्यांश है, उसी तरह से सूरज जो है वो इस व्यूह का मध्यांश। अब इसको देखने के लिए एविडेंस हम कैसे करें? देखिए, हर चीज को हम एविडेंस से देखेंगे। उसका यही है कि पृथ्वी हमेशा अपनी दूरी पर घूम रही है और वो हजारों सालों से ऐसा चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, शून्याकर्षण में है। तो यही उसका उत्तर है। क्योंकि फिर अभी जो उत्तर जांचने की दूसरी प्रक्रिया है कि हम पृथ्वी को थोड़ा हस्तक्षेप करें, अपने रास्ते से बदले, और उसके बाद फिर सूरज उसको ला पा रहा है कि नहीं देखेंगे, है ना। ये वाला अध्ययन तो नहीं चलेगा, है ना। कोई दूसरा ही हमको विधि सोचना पड़ेगा। तो अभी इस व्यवस्था में ऐसा ही रहते हुए हमको चीजों को समझने का प्रक्रिया को डेवलप करने की जरूरत है। तो इस आधार पे हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी का, हम देखिए, कुछ डेटा तो मेरे पास 40-50 साल का है, लेकिन मेरे पिताजी को भी मैं शामिल कर लूं कि तो और 25-50 साल का डेटा जुड़ जाता है।
अपने दादाजी को शामिल करूं तो और 25 साल का डेटा जुड़ गया। तो ये कुछ हजार साल के डेटा पर हम विश्वास करते हैं। तो मानव संस्कार अनुसंगी है, इसका मतलब ही यह है कि मेरे पूर्वजों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उसको मेरे को सुनना पड़ेगा। नहीं तो हर दिन अब मेरे को ये फिर से शोध करना पड़ेगा कि धरती वाकई में गोल है कि नहीं, धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है कि नहीं घूम रही है। इसके लिए जो एक्चुअल गणित है मैं उसको नहीं पढ़ाऊं, हमको पढ़ाया भी नहीं है। लेकिन एक समय में गणित के आधार पर आदमी वहां पहुंचा कि धरती ही सूरज के चारों तरफ घूम रही है, सूरज नहीं घूम रहा है ना। हम बहुत फेमस चीज को जानते हैं ना, आर्यभट्ट ने बता दिया या ऐसा जो भी किसी ने, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। अब हम हर चीज को खुद वेरीफाई करने जाएंगे क्या? नहीं जा सकते, फिर हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो मानव संस्कार अनुसंगी है, जो धरती का नक्शा बना हुआ है या भारत का नक्शा बना हुआ है, एक आदमी ने नहीं बनाया, लाखों लोगों ने हजारों वर्षों की मेहनत के बाद इसको बनाया है ना। तो इसको हम अपने अकाउंट में ले लेते हैं और इन सब प्रक्रियाओं से हमको समझ में आता है कि भाई वर्ष जो है इतने दिन का ही हो रहा है, हमारे पास जो पुराने डेटा है उसके आधार पर चंद्रमा इतने ही दिनों में होता है। और इन सबको देखने पर हमको पता चलता है कि ये स्थिर है और ये व्यवस्था में है। ये समझना आ जाए, व्यवस्था में है इतना ही समझना है। व्यवस्था में क्यों है, इसका उत्तर यह है कि पूरा अस्तित्व फिर व्यवस्था में है ना, व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति है। तो ये जो बात है कि हर इकाई व्यवस्था में है, पूरा उससे बड़ी जो इकाइयां हैं, बड़ा जो सोलर सिस्टम है वो व्यवस्था में है, उससे बड़ा वाला व्यवस्था में है। और जब हम इस व्यवस्था को स्वीकार पाने की स्थिति में आते हैं तभी हमको अभय बनता है। नहीं तो हमेशा भय रहेगा, मैं मर जाऊंगा, ये रहेगा, कोई मरना चाहता नहीं है। तो अभय को पाने के लिए व्यवस्था, निरंतरता, इस प्रकार की चीजों के अध्ययन की आवश्यकता है और उसके लिए ये विधि बनी हुई। इस प्रश्न में भी जो ग्रह नक्षत्रों की आवर्तनशीलता पूछी गई है, तो इसमें वही भय भी मुझे लग रहा है कि होता है कि ये धरती भी कहीं आवर्तनशील तो नहीं, ऐसा क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि आवर्तनशील ही होता है। पदार्थावस्था प्राणावस्था में बदलती, प्राणावस्था पदार्थावस्था में बदलती, ये पढ़ लिया है। लेकिन कोई चीज निरंतर बना रहता है इसके लिए कोई सोच ही नहीं। अभी कामना है, कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, निरंतर रहना चाहता। ये कामना है, ये कामना को स्वीकार नहीं पा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको स्वीकार नहीं, लेकिन आदमी इसी कामना से करके आगे बढ़ रहा है। जैसे मनुष्य में अभी तक शांति नहीं आई, युद्ध हो रहे हैं, लेकिन कामना क्या है, हम युद्ध नहीं करें, हम शांति से रहें। तो सारा जो स्टडी है, सारे जो मीटिंग है उसी दिशा में है कि युद्ध न हो, मानव शांति में रहे। जबकि आज तक हुआ नहीं। यह सोचने की बात है, आज तक हुआ नहीं है तो भी आदमी ने उसको छोड़ा क्यों नहीं। ये नहीं बोल पाया कि लॉ है झगड़ना, मानव मानव से झगड़े का ये लॉ है, ऐसा अभी तक नहीं बोल पाए, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मानव मानव से सहअस्तित्व में रहेगा, ये लॉ है। ये लॉ को हम समझ नहीं पा रहे, इस लॉ में हम जी नहीं पा रहे हैं। यहां तक बात आके रुकी। जबकि साइंस क्या कह रहा है कि संघर्ष लॉ है, मानव में भी संघर्ष लॉ है, जीवावस्था में भी संघर्ष लॉ है, इसको स्वीकार कर लो। लेकिन जो बड़ी चीज है जिससे दुनिया चल रही है, जिसको दर्शन कहते हैं, जिसको सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, जिसको कानून कहते हैं, वो कहता है कि नहीं, इसको नहीं मानेंगे। तो मानव की मूल जो कामनाएं हैं, हम सुखी हो, हम समृद्ध रहें, हर आदमी सुखी हो, इस कामना को पूरा करने के क्रम में दुनिया आगे बढ़ती। तो शिक्षा यही है, इस कामना को कैसे पूरा कर लें, इसी के लिए अनुसंधान, इसी के लिए शोध है, इसी के लिए शिक्षा, न कि इसके विपरीत के लिए शिक्षा। अभी बहुत प्रयास से इनको शिक्षा को दिया गया, लोगों ने बोला हम क्लोन बनाएंगे, तो सरकार ने मना कर दिया, ये नहीं बन सकता। और मानव शेर को मार सकता है, लेकिन हम कह दिए कि शेर को मारना अपराध, शेर को जो मारेगा उसको जेल में बंद करेंगे। यदि कोई बोलेगा कि मैं शेर मारूंगा तो भी उसको तंग करेंगे।
ये भी अब उचित नहीं है किसी को बोलना कि बाघ को मैं मार दूंगा, किसी आदमी को मैं मार दूंगा, ये बोलना गलत नहीं है। इच्छा होती है हमारे, लेकिन इसको बोल नहीं सकते, इसको धमकी मानेंगे, इसके लिए अपराध। तो मानव जाति शांति पा जाए, सुख पा जाए, समाधान पूर्वक रहे, साथ साथ रहे, ये मूल कामना को पूरा करने के लिए शिक्षा है, अनुसंधान है, शोध है, व्यवस्था है। इसके विपरीत यदि कोई ज्ञान भी आया है, उस ज्ञान को कुछ समय तक लोग झेल रहे हैं, बाद में इसको निकाल फेंक देंगे, कोई नहीं पूछता। तो ये तो जहाँ तक ये नहीं चलने वाला। इस प्रश्न का सवाल है, तो हम ये माने कि जैसे अस्तित्व स्थिर है, वैसे पृथ्वी भी सदा सदा से है, और हम यहाँ व्यवस्थित कैसे रहें, इस बात को सोचना ज्यादा प्रासंगिक है, न कि नक्षत्र आवर्तनशील और एक दिन धरती भी जो है वो दूसरे स्वरूप में आ जाएगी, ऐसा इस बात को तक न जाए, ऐसा मुझे। जैसे अभी हम कुछ सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, वो सैटेलाइट कुछ दिन तक कक्षा में रहते हैं, ऐसा लगता है शून्याकर्षण में आ गए, लेकिन कुछ सालों के बाद रास्ता छोड़ दिए, रास्ता छोड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं किसी बड़े में समा जाएंगे, तो बड़े में समा जाएंगे, और क्या होगा। वही इन नक्षत्रों के साथ यही होगा, जो व्यवस्था में जीने योग्य नहीं है उसको किसी बड़ी व्यवस्था में समर्पित होना पड़ेगा, यही नियम। जी भैया, बहुत अच्छे से संदीप भैया, इस पर मेरा एक जी सब क्वेश्चन है। साधन भैया, इस पे मैं ये पूछना चाह रहा था कि बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति का जो डिजाइन है, चाहे वो परमाणु हो या प्राण कोशिका हो या जीवन हो, उसमें एक मध्यस्थ क्रिया पाई जा रही है, चाहे परमाणु में नाभिक के रूप में हो, प्राण कोशिका में प्राण सूत्र के रूप में हो, जीवन में आत्मा के रूप में हो। तो अब ये खगोलीय इकाइयां जो हैं, वहां पर भी व्यवस्था है, तो उनको भी इकाई कह सकते हैं, जैसे सौर मंडल को एक इकाई कह रहे हैं। तो हाँ, आपने ये कहा कि सौर मंडल एक प्रकार से उसके लिए मध्यस्थ क्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके से एक कल्पना ये बनती है कि अनेक सौर मंडल का भी कोई एक मध्यस्थ बिंदु होगा, तो पूरे ये हाउ मच डू वी एक्सटेंड इट, मतलब क्या ये इस तरह से ऐसी कल्पना बनती है कि पूरे खगोलीय व्यवस्था का भी एक केंद्र है, क्या ऐसा इस डायरेक्शन में सोचना ठीक है, या फिर ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका कोई सेंटर नहीं है? ये दोनों चीजों को देख सकते हैं। यदि सेंटर है तो भी ये व्यवस्था में है, सेंटर नहीं है तो भी ये व्यवस्था है। ये ज्यादा बड़ी बात है, और इसका पता लगाना बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, क्योंकि अभी कितने ग्रह हैं, कितने हजारों करोड़ों अरबों किलोमीटर तक हैं, इसका तो अभी हिसाब भी नहीं लग पाया। तो उसको कैसे ढूंढा जाएगा? दूसरी बात, ये जो बात हम कह रहे हैं, हम लोग चाहते तो हैं कि धरती हमेशा सुरक्षित बनी रहे और उसके ऊपर जागृत परंपरा की हमेशा हमेशा के लिए निरंतरता रहे, लेकिन हमारे ही ऑब्जर्वेशन के अंदर जो खगोलीय ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विस्फोट और इन सब चीज़ों को भी पाया जाता ही है। और तो हमें होगी तो उसकी निरंतरता होगी, या फिर हमें इसकी प्रक्रिया भी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि धरती की निरंतरता जो है वो किस प्रकार से अश्योर होती है? इसका निरंतरता बोलने के लिए, उसको पहचानने के लिए जीवन में क्रिया है जिसको अपन साक्षात्कार बोध अनुभव कहते हैं, ये निरंतरता को पहचानते हैं। निरंतरता को पहचानने के बाद वो कुछ चीजों को कहती है कि ये निरंतर है, उसको मानव संस्कार अनुषंगी विधि होने के कारण स्वीकारता है, क्योंकि उसके मूल कामना
दूसरे विधि से हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे कोई चीज निरंतर है ही नहीं, क्योंकि निरंतरता को बोलने के लिए जो वक्ता है, बोलने वाला है या दृष्टा है, जो देखने वाला है, वो पहले अपने आप को निरंतरता में स्वीकार कर पाए, तभी इस प्रकार के स्टेटमेंट आ सकते, नहीं तो नहीं आ सकते। मैं खुद निरंतरता को नहीं स्वीकार रहा हूं तो दूसरे को मैं निरंतर कैसे बोलूं? संभव ही नहीं। इस तर्क यहां जाकर रुक जाता है। तो जीवन में निरंतरता को पहचानने वाली क्रियाएं होती है, उसको साक्षात्कार, बोध, अनुभव जैसी क्रिया कह रहे हैं, और इस क्रिया ने व्यापकता को पहचान लिया और निरंतरता को पहचान लिया, और इसके आधार पर मानव का या अस्तित्व में विकास निश्चित है, अस्तित्व स्थिर है, ये सारे स्टेटमेंट आते हैं। और इसको हम इसलिए स्वीकारते हैं क्योंकि हमारी जो मूल कामना है, अजेयत्व, अमरत्व, समाधान, इसको ये पूरा करने के लिए हमको अनुकूल दिखता है। उन कामनाओं को हम नहीं स्वीकारते जो हमको भय देता है, तो मानव उसको छोड़ता जाता है। ये वाली बात मुझको स्वीकार है कि जो ऑब्जर्वर है या जो दृष्टा है, उसकी स्पष्टता के बगैर हम अस्तित्व की निरंतरता और नित्यता को हम स्वीकार नहीं पाएंगे। ये वाली बात ठीक है। इसमें से अब ये हम इस हमारा बेसिक प्रेमाइस हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि बाबा जी ने उस नित्यता और निरंतरता को अनुभव किया है, और उसके साथ में और उस दृष्टि के साथ में उन्होंने इस दर्शन को लिखा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये निरंतरता जो है, खगोलीय निरंतरता बनी हुई है। अब यहाँ पर ये तो हमारा प्रेमाइस ही है, मतलब इसके ऊपर हम टिके हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ पर जो ये बता रहे हैं कि धरती अगर एक धरती पर चारों अवस्थाएं विकसित होती हैं, जागृत परंपरा बन जाती है, तो उस धरती की खगोलीय व्यवस्था में निरंतरता किस प्रकार रहेगी? क्योंकि ये तो एक फिजिकल मोशन है, इसके अंदर कोई चॉइस तो है नहीं, कोई विलफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो एक फिजिकल मूवमेंट है। ये किस तरीके से एक्चुअली अपने आप को सुरक्षित बनाए रखता है बाहरी आक्रमणों से या किसी भी प्रकार से? ये इसके मैकेनिज्म क्या, इसकी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न है। ये प्रश्न इसीलिए उठता है कि अभी हमने जो बड़े बड़े दूरबीन से कहीं ना कहीं कोई ग्रह आते जाते देख लिया, किसी ग्रह में कोई समाप्त, और खाली आंखों से दिखता था कि तारा फूटा और उल्का गिरा, इस सब हम देखते थे। उस समय उल्का गिरना इतना बड़े में कभी भी लोगों ने नहीं सोचा कि धरती को खत्म कर देगा। अब इनको लगता है कि ये धरती को खत्म कर देगा। अभी कुछ साल पहले, 20 साल पहले लगभग, या 22-23 साल पहले, बृहस्पति में एक चीज घुस गई, बहुत बड़ा एक हल्ला आया है ना, मैं उसका नाम भूल जा रहा हूँ। शुमाकर ये हो रहा है कि भयंकर उत्पात होगा, ये शुमाकर लेवी में भी है, हो सकता है। हाँ, तो बृहस्पति में घुस गया है ना। तो पहले आ रहा था तो लोगों ने बोल दिया था ये बृहस्पति में घुस जाएगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, बहुत कुछ। लेकिन जब वो घुस गया तो कोई हलचल ही नहीं। जैसे समुद्र में पानी एक बूंद ऊपर से गिराया जाए तो जैसा पी लेता है, वैसा उसने इसको पी ली। तो इस प्रकार की जो कुछ कल्पना है अभी हम नहीं सोच पाते। अभी हमारे पास जितने पावरफुल जो दूरबीन आए हैं, उससे अभी तक एक भी ऐसा प्लेनेट नहीं दिखा जिसपे प्राणावस्था हो। प्राणावस्था का इससे बाहर अस्तित्व है, अभी हम वहां पहुंच ही नहीं पाते। तो यदि पहुंचते भी हैं तो जो डेटा लिया जाएगा, अब मान लीजिए कोई 10 प्रकाश वर्ष दूर है या 1 प्रकाश वर्ष दूर दूसरी धरती मिल गई जिसमें 2 अवस्था है या 3 अवस्था है, तो ये जो डेटा है वो तो उतने वर्षों के बाद आएगा ना। तो मैं कैसे मानूं? तो मेरे सामने एक ही उपाय है कि भाई ये लैब जो बोल रहा है, लैब ये आपका माइक म्यूट हो गया है। तो
आवाज आ रही जी भैया। हेलो जी भैया अभी आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है जी। मेरे को फिर से भैया एक बार बाहर निकलना पड़ेगा। क्या कोई फोन आता है ना? जी मेरे पास तो ऐसी अभी स्थिति हो ठीक है जाती है। भैया, अभी तो निकलने की आवश्यकता नहीं लगती। कुछ आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज ठीक है जी बढ़िया है भैया। आप बोल रहे थे कई प्रकाश वर्ष दूर जो है वो कोई ऐसे मेरे को अब नहीं सुनाई पड़ रही आप लोग की आवाज में। थोड़ा सा एक बार मैं कोशिश करता हूँ। ठीक हो। तो जब तक कि भैया जुड़ते हैं, राकेश भैया जी यदि मैं अपनी बात, हाँ भैया जी। जी भैया नमस्ते। जी अभी बिल्कुल अच्छी आवाज है भैया। आप कह रहे थे कि 3 अवस्थाओं वाला कोई ग्रह किसी कई प्रकाश वर्ष दूर तो है। अभी तक तो मिला नहीं है ना। यदि मिल भी जाता है तो हर आदमी तो उसको देखेगा नहीं। फाइनली उनको किसी पर विश्वास करना पड़ेगा जो उस लैब में बैठे हुए, नासा में या हमारे इसरो में, ऐसे कोई देखे। उसमें भी जो लोग देखेंगे वो लोग ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे जैसा अभी हम देख रहे हैं। वो क्या देखेंगे? कोई सिग्नल देखेंगे, उस सिग्नल को डिकोड करना पड़ेगा तब दिखेगा, है ना। जैसे अभी अपन स्पेक्ट्रम देख के बोल देते हैं कि इस धरती में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लोहा है, बताते हैं स्पेक्ट्रम देख। ये कौन बोल पा रहा है? जो उस प्रकार के प्रक्रिया में गया है, उस स्पेक्ट्रम को पढ़ना लिखना सीखा है, वो बोल पाएगा। तो ये पूरी जो बातचीत होगी एक प्रकार की कोडिंग में, कुछ डेटा आएगा तो कोडिंग में होगा और हर आदमी को देखने नहीं मिलेगा, है ना। अभी एक बहुत बड़ा स्विट्जरलैंड में प्रयोग हुआ है ना, जिसको वो कितना किलोमीटर का एक उन्होंने मशीन बनाया और उसमें विस्फोट किया, है ना। कोई बोलता है गॉड पार्टिकल ढूंढा। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कुछ नहीं देख पाए, हम उसके निष्कर्ष को ही सुन पा रहे बस। तो अंततः वही होगा कि हम किसी मानव पर या मानव के समूह पर विश्वास करेंगे, वो जो बोल रहा है वो सही है। अभी भी यही कर रहे हैं। धरती गोल है, हमने विश्वास कर दिया। धरती की गति इतनी है, 1 वर्ष पूरा हो गया, कैसे पता चलता है? कैलेंडर देख के हम बोल देते 1 वर्ष पूरा हो गया। हमारे पास क्या खुद का डेटा है, खुद का ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, जीरो नहीं। हम मान लिए कि 1 साल हो गया, 1 महीना पूरा हो गया और कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास। तो हम इस प्रकार से दूसरे मनुष्यों की बातों को सुनते हैं और मानते रहते हैं। यही हम कर रहे हैं, आगे भी यही करेंगे। अब हम किन की मानेंगे, भ्रमित की या जागृत की? यहाँ पर हमको निर्णय लेना पड़ेगा। उसके आधार पर हमारा आगे का कार्यक्रम तय होगा। जी भैया, इतना ही कहना था। जी भैया बढ़िया। जी भैया जयकिशन भैया ने हैंड रेज किया हुआ है, यदि जी ताऊ जी प्रश्न था, जैसे चर्चा में आया कि दूसरी धरती से भी जीवन इस धरती पे आ सकते हैं, तो एक सूचना ऐसी भी आती है कि भ्रमित जीवन जो है धरती की सीमा तक के सीमित हैं। तो क्या इस धरती पे उच्च कोटि के ही जीवन आए होंगे, और अगर ऐसा है तो फिर भ्रमित परंपरा कैसे बनी, ये प्रश्न था। नहीं, यदि जीवन आ गया इस धरती पे तो जीवन आ भी गया तो उसको तो इसी शरीर को चलाने आना पड़ेगा। हाँ, इसी शरीर को चलाएगा तो इसी शरीर, इसी में किसी का बेटा बन के आएगा, बेटा बेटी। जो जब ज्ञानावस्था का प्रकटन हुआ होगा ताऊ जी, तब अगर जो जीवन आए होंगे तब कैसा रहा होगा, वो प्रश्न था। तब कैसा रहा होगा माने जैसे ज्ञान अवस्था का प्रकटन हुआ और उस समय जो जीवन दूसरी धरती से आए तो वो तो उच्च कोटि के जीवन ही होंगे, और अगर ऐसा है इस लॉजिक के साथ तो फिर भ्रमित परंपरा कैसे बनेगी, ये प्रश्न था। बहुत बढ़िया प्रश्न भैया आपने पूछा, ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, मान लीजिए पहला जो जीवन आया
जी, धरती में खाने, शेर दौड़ा रहे हैं, है ना, सांप घूम रहे हैं, पानी बरस रहा है। भैया आवाज कट रही है। आवाज चलती रहती है। अरे नहीं भैया आवाज चली गई। हेलो, चली गई भैया। हेलो, अभी ठीक हो रही है। हेलो, ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। मान लो वो किसी जानवर से कोई मनुष्य पैदा हो गया, वो जागृत जीवन ही है। अब उसको पहला काम क्या करना पड़ेगा? अपना भोजन बनाना पड़ेगा, कपड़े बनाने पड़ेंगे, मतलब वो जानवरों जैसा ही रहेगा। वहां से वो पूरी प्रक्रिया शुरू होगी अपने शरीर को बनाने वाली, और वो जहां से यात्रा शुरू हुई है वहीं से यात्रा करना। ठीक है ना भैया? जी ताऊ जी, है ना। आग का आविष्कार होगा, नहीं तो पानी कैसे पिएगा? नदी में जाएगा, वहां पानी पीने, वहां शेर बैठा हुआ है, क्या करेगा? तो उसको उन्हीं चीजों को फेस करना पड़ेगा जो आदि मानव ने फेस किया। जी, तो उसका पूरा जो ये है, फिर दूसरा, क्योंकि अपने शरीर को बनाए रखना पड़ेगा, उसको बच्चे को पालना पड़ेगा, तो जागृत होते हुए भी उन्हीं प्रतिकूलताओं को झेलना पड़ेगा। और धीरे 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 आग का आविष्कार होगा, बर्तन का आविष्कार होगा, कपड़े का आविष्कार होगा, कृषि का आविष्कार होगा, ये सब होता रहेगा। ओके अब ये बात तो पक्की है कि सभी जागृत जीवन नहीं आए जी। एक आध जागृत आया होगा, ज्यादातर अजागृत आए होंगे, उन्होंने जागृत की बात नहीं सुनी होगी। जी, यही होगा जो आज भी होगा। जी जी, ये तर्क है। देखो, ये मुख्य रूप से ना बौद्धिक हम विलास कर रहे हैं, एक प्रकार से एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को लेकर हम सोच रहे हैं। इस पर हम सोचते हैं कि कोई समाधान मिलेगा। हाइपोथेटिकल में थोड़ा मनोरंजन हो सकता है, समाधान तो वर्तमान में होगा। अभी हम जहां पर हैं वहां के लिए हमको चीजों को सोचना पड़ेगा। जी जी भैया, धन्यवाद ताऊ जी। भैया एक युवराज सिंह भैया है, यदि इस प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो क्या शेयर करें? युवराज सिंह भैया। जी भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, जो व्यवस्था दिखती है सौरव्यूह में भी और पूरे अस्तित्व में भी, लेकिन अगर हम परमाणु में देखें और जीवन परमाणु में भी, तो 4 परिवेश दिखते हैं और मध्यांश दिखता है। तो सौरव्यूह में अगर देखते हैं तो मध्यांश, अगर सूर्य है वो मध्यांश का काम कर रहा है, तो परिवेश ज्यादा है। तो इसलिए मुझे वो और थोड़ा ज्यादा समझना था कि किस तरीके से, मतलब सूर्य जो है वो मध्यांश का काम करता है सौरव्यूह में। अभी इसमें हम जो जीवन परमाणु की बात कर रहे हैं कि कुछ परिवेश है, उसमें कुछ अंश घूम रहे हैं। अभी सौर मंडल को देखेंगे तो पृथ्वी एक परिवेश है, पृथ्वी के ऊपर एक और चंद्रमा अलग से घूम रहे है ना। बृहस्पति के ऊपर 16, 17 या पता नहीं 23 कितने हैं वो चंद्रमा घूम रहे है ना। शनि के ऊपर पूरा एक प्लेट घूम रहा है ना। तो कोई एक ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बाकी सब क्लॉकवाइज घूम रहे है ना। और ऐसे भी अभी वैज्ञानिकों ने पहचान लिया कि परिवेश में बहुत सारे ग्रह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और अभी हमारे वर्तमान में एक ग्रह अपनी धुरी पे अलग घूम रहा है और परिवेश में एक ही जैसे घूम रहा है। इस ढंग से लोगों ने पहचाना है। ठीक है, तो ये सब प्रकार के मॉडल हो सकते हैं, अब माना जाता है। पहले तो ये थ्योरी भी है कि ऐसा होगा, लेकिन उससे विपरीत वाला कुछ मिल गया तो मान लिया कि नहीं मिल गया तो मानना ही पड़ेगा कि है। अब इसके लिए उन्होंने दूसरे तर्क दी। तो कुल मिला के हम अपने तर्कों को बदलते जा रहे हैं एविडेंस के आधार पर, है ना। पहले तर्क को ज्ञान मान रहे थे, तर्क को मान रहे थे ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, ये प्रिंसिपल है, ये सिस्टम है। जैसे कोई दूसरी चीज मिलती है फिर नया तर्क बनाते हैं। तो अंततः एविडेंस ज्ञान, जो चीज मिल रही है वो ज्ञान है, न कि तर्क ज्ञान। अस्तित्व में गठनपूर्ण परमाणु होता है, ये ज्ञान है। क्यों होता है ये नहीं होता है,
उसका काम क्या है भाई? उसको जागृति को प्रमाणित करना है। हम तर्क को ज्ञान मान रहे हैं, जबकि जो वास्तविकता है उसको जान लेना ज्ञान है। अब हमको ये शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी वैज्ञानिक तर्क को ज्ञान मानता है, जैसे कोई वस्तु मिल जाती है तर्क को बदल देता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि पहले बोलते थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बोलते थे कि जो चार्ज है, आवेश है, उसका जो फ्लो है उसका नाम है करंट। बाद में बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलता है करंट उसके विपरीत दिशा में चलता है। तो जब ये थ्योरी नहीं थी तब भी बल्ब जलता था, ये थ्योरी आ गई तब भी बल्ब वैसे ही जलता है। बल्ब जलने में कोई फर्क नहीं इस थ्योरी का। जो थ्योरी नहीं जानता था वो भी बल्ब जला लिया, जो थ्योरी जान रहा है वो भी बल्ब जलाता है। तो ये हमारा जो नॉलेज है ये काम में नहीं आ पा रहा है। तो हम नॉलेज इसलिए चाहिए, यहां पर आना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि एविडेंस एक नया मिल गया तो हमने पूरे सिस्टम को, ज्ञान के सिस्टम को बदल दिया। तर्क पूरे हमारे दूसरे आ गए। और जैसे ही तो अभी तक हम उस जगह नहीं पहुंचे कि जो मिल गया, वास्तविकता मिल गई है, वही ज्ञान है। और इस प्रकार से कोई अमर वस्तु है, गठनपूर्ण वस्तु है, इधर अभी सोच ही नहीं रहे। कोई उनको बोला जाए तो ये लोग सुनने को भी तैयार नहीं है। बोलते हैं मेरा फील्ड तो नहीं है, मैं फिजिक्स का आदमी हूँ। कोई बोलता है मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ, मैं बॉटनी का आदमी हूँ। मैं इस फील्ड का आदमी नहीं। दर्शन का आदमी हूँ तो भैया मैं तो सांख्य दर्शन वाला आदमी हूँ, या मैं वेदांत वाला आदमी, मैं इस वर्ग का आदमी, मैं सुनूंगा ही, सोचूंगा ही। आदमी अपना ऐसा पल्ला झाड़ता। तो यहाँ प्रॉब्लम है। जी भैया। जी भैया, बढ़िया। मतलब तर्क से अगर कोरिलेट करने जाएं परमाणु को और सौरव्यूह को, तो कोरिलेट नहीं करना है, लेकिन जो है, जैसे आपने कहा कि जो है उसको देखा जाए, ना कि तर्क के आधार पे ज्ञान को। ज्ञान चीज बड़ी चीज है तर्क से भी, तो वो समझ में आया भैया। धन्यवाद। अब देखिए ना, मेंडलीफ का अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि ये इस प्रकार का मिलेगा आपको बाद, अच्छा लगता है। लेकिन आपको 3 जगह ऐसा है कि बाद वाले का एटॉमिक वेट कम है, पहले वाले का ज्यादा, जबकि क्रम से ऐसा होता है कि बाद वाले का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा। 3 जगह ऐसा है कि बाद वाले का कम हो गया, पहले वाले का ज्यादा होगा। एक ही ग्रुप में, जैसे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कहते हैं, उसमें 15-15 डाल के रखें, जबकि उस जगह पर एक ही होना चाहिए। वो 15 को एक जगह बैठा दिया है ना, कैसे करो? तो ये सब जुगाड़ सेटिंग है। कहने को तो ये 15 जगह देना था ना उन्हें। जैसे ही आप 15 जगह दोगे तो उस ग्रुप का वो सदस्य नहीं होगा। एक ग्रुप में एक प्रकार की क्वालिटी है, वो क्वालिटी नहीं दिखेगी। तो इस ढंग से हम सेटिंग करते चले आ रहे हैं। सेटिंग को हम ज्ञान कहते हैं, इसको हम तर्क कह रहे हैं, तर्क को ज्ञान कह रहे हैं, जबकि ये ज्ञान नहीं। जो मिल गया है वही ज्ञान। हाँ, याद रखने के लिए पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है बढ़िया, तो याद रखने का एक टूल के रूप में भी हम बोलेंगे तो बढ़िया है ना। फिर भी इसमें इतने सारे अपवाद हैं, इतने सारे अपवाद हैं, समझ नहीं आता ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन वाले भी मिल गए, अब क्या करोगे ना? मिल ही गए ना, तब उसके लिए उनको ये भी हो सकता है बोल दिया। तो ये सब सेटिंग किया जा रहा है और काम चलाया जा रहा है ताकि लोगों को याद रखने में आसानी। इससे अधिक इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस जगह तक हम पहुंचना ही नहीं चाह रहे हैं कि मनुष्य अमरत्व को चाहता है, मनुष्य सुखी होना चाहता है। कम से कम विज्ञान उधर बिल्कुल नहीं सोचता। विज्ञान टेक्नोलॉजी बनाने के लिए सोचता है, इससे अधिक विज्ञान नहीं सोचता। जेनेटिक्स वाले ऐसा कोई मानव बनाना चाहते हैं जो गलती ही ना करे, जो मरे ही नहीं। ऐसा गाय बनाना चाह रहे हैं जो लगातार दूध देते ही रहे, है ना। जब देने वाली मिल जाएगी तो सोचेंगे खाए नहीं और दूध देते कुछ भी करते रहे, तो उसकी कोई दिशा नहीं है। दिशा के साथ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं।
जी पे है। धन्यवाद। हाँ बीनू भैया या अजय भैया शायद हैंड रेज किए हुए हैं, ये पिछला वाला है या फ्रेश क्वेश्चन है? थोड़ा सा नहीं भैया नया वाला ही है। जी जी। तो एकदम साधन भैया जो बोल रहे हैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि जितने भी मैंट लीफ की टेबल या जितने भी हैं, और अब बात बहुत ज्यादा है, इसका मतलब माना सच्चाई तो यही है कि भैया तर्क को सजाना पड़ेगा एविडेंस के आधार पे, एविडेंस की सच्चाई। लेकिन जैसे अपन जब सोचने की कोशिश करते हैं, जैसे सूरज यदि मध्य में है, अब इसको जांचें कैसे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि पृथ्वी भी शून्याकर्षण में है और ये सारे ही ग्रहगोल शून्याकर्षण में है, और ये आपस में व्यवस्था में एक दूसरे को पहचान करके व्यवस्थित हैं, बजाय सूरज माने जो अभी बोलते हैं कि खींचातान करते हुए उसको मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। तो एक तो ये कैसे भैया को लगता है कि सूरज एक तरह से सौरमंडल में मध्यांश का काम कर रहे हैं। दूसरा क्या डिजाइन ऐसा है जो राकेश भैया भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे कई एटम्स की अपने अपने मध्यांश हैं और फिर वो जो अणु व्यवस्था बनती है, अणु रचना, क्या इस तरह की खगोलीय रचना है कि जैसे भले ही सूर्य है तो मध्य में, ये तो पक्का ही है, तो मध्यांश का रोल कर रहा है कि नहीं, बट है तो मध्य में, मध्यस्थ क्रिया कर रहा है कि नहीं पता नहीं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर है कि एक सौरमंडल दूसरा सौरमंडल और उनके अपने अपने मध्यांश है, और जैसे अणु स्ट्रक्चर होता है उस तरह का डिजाइन है। ये भी हो सकता है भैया, और ये भी हो सकता है कि एक सौरमंडल किसी दूसरे सौरमंडल का पार्ट है, और ऐसे भी कुछ है, तो बहुत सारे मिक्स चीजें भी हो सकती है। अब इनको पता करने के लिए, एविडेंस के स्तर पर पता करने के लिए फिर उनका अध्ययन और फोटोग्राफ, और ये फिर अगले 50 साल तक तो ये अभी निष्कर्ष नहीं आने वाले। बिल्कुल ठीक है, जिसको हम भौतिक रूप से अध्ययन कर लिया गया बोल रहे हैं। और यदि दर्शन के मध्य दर्शन के हिसाब से बोले तो यदि वो अणु का स्ट्रक्चर है या परमाणु का स्ट्रक्चर है, कुछ भी बोलांतता व्यवस्था में, और व्यवस्था में होने के बाद हमारे साथ पूरक है, हमको कोई तंग नहीं करेगा, ये हमको हानि नहीं पहुंचाएगा, पृथ्वी को डैमेज नहीं, और ब्रह्मांडी किरणों की विधि से किसी जगह पर ये पृथ्वी के पूरक है, चाहे वो अणु के रूप में हो चाहे परमाणु स्ट्रक्चर। ये मुझे लगता है कि ज्यादा सार्थक उत्तर है, क्योंकि एक लेवल का यदि मिल गया तो उसके फिर अगले लेवल के लिए प्रश्न बनेगा, वो मिल गया तो फिर उसके अगले लेवल के लिए प्रश्न बनेगा, और ये अनंत लेवल है और वो कभी पूरा नहीं होगा। बराबर है, शायद कोई है कि जब जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको जानने की उदय नहीं होती है, शायद ये हमारे लिए वो उतना वही मेन है कि ये माने व्यवस्था में रहेगा। दूसरा जो अभी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या अपन ने जैसे कहा कि दूसरे धूमकेतु या इस तरह की जो बात आती है, तो इसमें सैटेलाइट का जब अपन एग्जांपल देते हैं तो मैन मेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दर्शन के आधार पे ऐसा दिखता है कि यदि कोई भी ग्रह गोल एक बार शून्याकर्षण में आ गया तो सदा सदा शून्याकर्षण में बना रहता है। तो अब कोई जो माने जैसे ये भी आ ही रहा है कि यदि कोई ग्रह गोल ऐसी संभावना बने कि उसमें चारों अवस्थाओं का या उसका विकास नहीं हो सकता, तब वो किसी में समा जाता है। बट क्या इस तरह की घटना में ये मैन मेड ही स्ट्रक्चर्स होंगे? क्योंकि कोई धरती अपने आप से टूट के धरती का टुकड़ा निकल जाता हो बाहर, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि इस तरह का आवेश प्रकृति में तो नहीं पाया जाता। आवेश करने वाली इकाई तो सिर्फ मानव ही है, क्योंकि वही आवेश में रहता है। और यदि वो किसी टुकड़े को भेजेगा तो वो टुकड़े बहुत छोटे हो सकते हैं, सैटेलाइट जैसे, और वो किसी भी ग्रह से टकराएंगे तो वो तो समा ही जाएंगे, वो छोटा मोटा डेंट कर सकते हैं, जैसा बताते हैं कि इस धरती पे कभी कोई डेंट हुआ है, बट वो धरती को ही तोड़ के है ना उसको बर्बाद कर देंगे, इसलिए हमें व्यवस्था लाने की जरूरत नहीं है, तो बनता नहीं है। तो इसमें कैसे देखते हैं साधन भैया कि क्या कोई मैन मेड ही है या कैसे होगा? भैया कर्म स्वतंत्रता तो मनुष्य के पास ही है जी, तो मैन मेड ही होना चाहिए। और ये मैन मेड बहुत सारे धरतियों में छोड़े जा रहे होंगे, और ये सब कहीं आपस में मिल मिल के बड़े भी होते जा रहे होंगे।
तो कुछ थोड़े बड़े हो गए हैं मिलके, कुछ कोई बहुत बड़े में समा के सुधर गए होंगे। बहुत बढ़िया, तो ये तो मैं सहमत हूँ। तो एक ये भी कल्पना जाती है फिर, है ना, कि चूंकि जो कोई भी ग्रह गोल शून्याकर्षण में है, इसका माने वो सदा सदा से जो अस्तित्व का स्ट्रक्चर है ये बदलता नहीं है, छोटा मोटा चेंज होता है। वो मानव की वजह से होगा कि हमने कोई एक चीज यहाँ से वहां भेज दी। अदरवाइज जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अस्तित्व का, वो सदा सदा ऐसा ही बना रहता है। बढ़िया है ना, क्योंकि अभी छोटा सा एक उदाहरण देखें, जैसे नदी समुद्र में मिल रही है, तो अपनी गंगा ही मिलती है, तो बहुत सारे डेल्टा बनते जा रहे हैं, माने नए नए द्वीप बनते जा रहे हैं। ये हम पिछले 50 सालों में 1-2 द्वीप पा लिए। मान ली इसी को 5,000, 10,000, 50,000 सालों में देखेंगे तो धीरे धीरे हिमालय की मिट्टी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में चली जा रही है, या उधर सिंधु नदी अरब सागर में ले जा रही, रास्ता गहरा होता जा रहा है। तो धीरे धीरे 50,000 सालों में शायद वहां पर नए लोग बस जाएंगे, वो ऊंचा हो जाएगा। तो ये चेंज धरती जैसा दिख रही है, ये लाखों सालों में आज जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है। इतना धीरे परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ यहाँ का आदमी एडजस्ट होता जाता है। तो इस प्रकार की चीजें भी कुछ धरती की सतह पर भी होती है और बाहर भी हो रही होगी। जी भैया, इसको तो बाबा कह ही रहे हैं कि जब हम पदार्थ से प्राण अवस्था, जिसको अपन आवर्तनशीलता कह रहे हैं, उस आवर्तनशीलता में धरती एज इट इज बनी रहती है। धरती पर आप ये रचना विरचना है, ना कि धरती की रचना विरचना। हाँ। तो ये तो बहुत स्पष्ट ही है कि इस तरह के बदलाव जो होंगे, वो धरती बनी हुई है ना। धरती बनी रहेगी। जहाँ 4 अवस्था हो गया है वहां तो कोई चांस ही नहीं है और कुछ होने का। जहाँ नहीं भी हुआ है, क्योंकि देखो सूरज पर भी जैसे बाबा कह रहे हैं कि सूरज भी होता है, तो वो आकर्षण नहीं रहते हैं हमेशा हमें। अजय भाई आपकी आवाज चली गई थी थोड़ी देर। बढ़िया भैया। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि जब सूरज भी, मान लो इस धरती को भी हम लोग परमाणु बम लगा के विघटित भी करेंगे, तो भी इसके जो अंश हैं या इसमें जो जुड़ा हुआ द्रव्य है वो विरल हो सकता है, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण से बाहर भाग के नहीं जा पाता है। इसका मतलब जो धरतियों की रचनाएं हैं वो एज इट इज ही बनी रहती है ना। उसमें से बहुत छोटा छोटा टुकड़ा जो हम लोग कभी मार्स पे भेज दिया या चांद पे भेज दिया, इतना ही कर पाते हैं। तो रचना तो एज इट इज बनी ही है, और एक बार यदि मानव हस्तक्षेप ना करे तो उसमें फिर माने परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार नहीं, परिस्थितियों के अनुसार विकास क्रम, विकास की घटना देखने को मिलती है। जी भैया, बढ़िया। तो भैया ऐसा सूत्र नहीं है ना कि हर जड़ रचना विरचित होगी, ऐसा नहीं होगी ही नहीं, बल्कि विरचित होने का मतलब ही क्या है? रचना की विरचना प्राण अवस्था के अर्थ में है। धरती पे तो कोई विरचना मानव इसको बिखर सकता है, इतना ही आ रहा है। नहीं तो हर शून्याकर्षण का ग्रह जो है वो सदा सदा है। जो भैया कह रहे हैं साधन भैया, बिल्कुल साधन भैया वही कह रहे हैं जो बाबा जी कहे। हाँ, हमसे भैया उसके अनुमान अपने को कौन सा पता है, बट मतलब कम से कम हम लोग सहमत हो रहे हैं कि हमारे अनुमान एक जैसे हो रहे हैं। जी भैया, बिल्कुल उतना ही अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सारा अपने को तो नहीं, तो इन सब तो सोचने की ही ताकत कहाँ है, माना इस तरफ तो ध्यान आकर्षण ही नहीं था। ये एक समर्थन मिलता है, इससे बड़ा बल मिलता है कि सही में एक वाली जो बात है ना भैया, उसका एक बल मिलता है परस्परता में। अनुभव में तो स्पष्ट हो गई फाइनली। जी भैया, मेरी बात पूरी हुई। भैया अगले प्रश्न पे पढ़े रहे। अगला प्रश्न है, प्राण अवस्था में आयु का निर्णय किस प्रकार होता है? यह प्रश्न बहुत स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आयु बोलेंगे तो हर पेड़ की अलग अलग आयु है ना, और वो उसके प्राण सूत्र में नहीं। यही इसका उत्तर होता है। तो ये प्रश्न जिनका भी है, यदि वो इसको और स्पष्ट रूप से क्या पूछना चाह रहे हैं उसको स्पष्ट करें। जैसे हम लोग धान लगाते हैं ना, हमको पता है कि कुछ धान 120 दिन का है, कुछ 130 दिन का है, कुछ 150 दिन, है ना।
और वो हर बार कर रहे हैं और हर बार वही रिजल्ट आ रहा है ना। तो ये तो करके देख लेते हैं। और लोगों ने उसको क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, 150 को 180 से या 120 से, उसमें भी अलग रिजल्ट आए और उसको उन्होंने अलग अलग किया। तो इस रूप में आयु को देखा गया। बरगद का पेड़ बहुत लंबा होता है, आम 5 साल में फलता है, ऐसा हमारे पास डेटा है और वो सब काम कर रहे हैं। तो बाकी प्रश्न और समझ में नहीं आ रहा। जी भैया, इसमें जो प्रश्न इस रूप में देखने में आया कि जैसे केमिकल रिएक्शन में आपने बताया या हम जैसा जान रहे हैं कि जैसे जल हुआ और जल बना हुआ है, लेकिन प्राण कोशिकाओं में अलग स्थिति है कि यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस केमिकल प्रोसेस जो है होती रहती है। तो इस प्रोसेस में ये प्राण सूत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था का सूत्र कैसे किस आशय से डेवलप है जिसमें यह एक बार बढ़ेगा और फिर वापस जो है विरचित हो जाएगा। ये मुख्य रूप से मतलब जिसमें से आयु हमें देखने में आ रही कि कोई 1 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 2 महीने का है, इसका निर्धारण का अर्थ क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो इसी को तो कोड कह रहे हैं भैया। कितना बड़ा पत्ती होगा, कितना देर में पत्ती झड़ जाएगा, साल में कितनी पत्ती आएगी, ये सारी चीज कोडिंग है ना। उसके बाद उसका विरेचना हो जाएगा। इसका और कोई दूसरा स्वरूप मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे बात करें। जी भैया, आगे के प्रश्न से हो सकता है इसके उत्तर और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है भैया। तो अगला प्रश्न है, उसी से लगता है जुड़ा हुआ है कि पुष्टि तत्व का निर्माण कोशिका के बनने के पूर्व ही हो जाता है, तो फिर मृत्यु की घटना का तात्पर्य संपूर्ण प्राण कोशिका से है या श्वसन प्रश्वसन में शामिल तत्वों से? श्वसन रुक गया उसको मृत्यु बोल रहे हैं, कम से कम लिविंग में जहां श्वसन होता है उसमें। तो पहले श्वसन रुकेगा और उसके बाद फिर वो और विरचित हो जाएगा। श्वसन रुकने के बाद ही विरचित होगा, पहले नहीं। जी भैया, विरचना जो है वो पुष्टि तत्व में होंगी। जी समझ में नहीं आया, फिर से। हाँ, विरचना जो है, ये श्वसन रुक गया तो वो विरचना वहां से प्रारंभ हो गई, ये बात स्थिर। हाँ भैया, यदि श्वसन रुक गया तो सबसे पहले तो वो जो सेल का जो बाहरी परिवेश है उसी की विरचना शुरू हो जाएगी, है ना। मतलब अभी सेल एक प्रकार के रासायनिक क्रिया को कर रहा है, जैसे ही वो होगा एक दूसरी रासायनिक क्रिया होगी जिसमें उसका जो सेल वॉल है वो गल जाएगा या वो दूसरे प्रकार की रासायनिक क्रिया में शामिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर उसके अंदर का जो प्राण सूत्र है वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब दूसरे रासायनिक क्रिया का पार्ट हो गया। तो जब तक सेल रहता है तब तक वो सेल वाल दूसरी क्रिया करता ही नहीं, है ना, वही वाली क्रिया करता है। उसके बाद दूसरी रासायनिक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं सड़ गया। सड़ना एक प्रकार का रासायनिक क्रिया, वो दूसरी उससे भिन्न, वो उसमें शामिल हो जाता है। क्रिया तो रुकती नहीं है ना, क्रिया का नेचर बदल गया। जब तक सेल है तो प्राण सूत्र कोई क्रिया नहीं करता है, उसके प्रभाव में आके बाकी सब एक ही क्रिया करते हैं और बाहर से रजिस्ट करते हैं। बाहर यदि कोई दूसरी क्रिया कराना चाहता है उससे वो रजिस्ट करते, नहीं होने देते। जैसे कोई पौधा पानी के अंदर है तो पानी के अंदर बहुत प्रकार के उसमें क्रिया होने की संभावना है, लेकिन वो क्रिया करता ही नहीं। जैसे जड़ है, जड़ धरती के अंदर अपने आप को बना के रखता है, वो गलता नहीं है, दूसरे बैक्टीरिया से को भी लड़ते रहता है। तो अपने आप को बना के रखने वाला चीज ज्यादा प्रभावी हो जाता है, दूसरे क्रियाओं से ऊपर वो अपने आप को स्थापित कर लेता है, तभी उसकी आयु बनी रहती। एक समय के बाद श्वसन खत्म हुआ, माने वो क्रिया खत्म हो गई, फिर उसके जो एकदम सराउंडिंग जो वातावरण है उसके साथ वो दूसरा रासायनिक क्रिया शुरू कर देता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं या
और कुछ कहेंगे? जी भैया इसी में प्रश्न रखा गया है कि पुष्टि तत्व की भी क्या मृत्यु हो सकती है? देखिए, मृत्यु का मतलब है विरचना, तो विरचना तो सबकी हो सकती है ना, होगी ही होगी। जब तक जीवित सेल में है तब तक पुष्टि तत्व नहीं मरेगा, है ना। वो अपने आप को बनाए रखेगा और उसके साथ पूरे रासायनिक क्रिया को वो कंट्रोल करेगा, एक ही दिशा में एक ही प्रकार की क्रिया होने से। और जैसे वो बंद हो गया श्वसन क्रिया, वो मरेगा एक एक करके, अंत में पुष्टि तत्व ही मरेगा। तो मरने का मतलब, पुष्टि तत्व के मरने का मतलब है कि वो दूसरी रासायनिक क्रिया का भाग बन जाएगा। तो वो जो पहले प्रश्न में था कि डीएनए, फॉसिल्स के डीएनए में शोध करके पता चला है ऐसी प्रजातियां, तो वो उसमें कुछ बचा हुआ है तभी तो ये सारे शोध हो पाए। हाँ, वो बचा हुआ है, वो सड़ा नहीं। देखिए, फॉसिल का मतलब है सड़ेगा नहीं। फॉसिल सड़ा नहीं, सड़ेगा तो फॉसिल करते बने, है ना, सूख गया वो। जैसे केशुआ आदि के बारे में जो बात कही गई, पाउडर बना के रख दीजिए और अनुकूल वातावरण में फिर वो आ जाते हैं। हाँ, उसका सेल नहीं टूटा, उसका जो सेल है वो सूख के रखा हुआ है, बाद में फिर वो जीवित हो सकता है, श्वसन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी उसमें। ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां भी होती है, बर्फ में दब जाती है और मर जाती है, मरती नहीं है वो, उस समय लुप्त हो जाती है। इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। मछलियों में, मेंढक में, सांप में भी होती है। तो ये धरती के नीचे चली जाती है और जैसे ही फिर वापस होता है तो वो फिर से उसमें श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है, पूरी चीज जग जाती है ना। हाइबरनेशन तो होता है ना इनमें, मेंढक में, सांप में, मछली में। तो भैया मेढक की आवाज आ रही है मानव भैया ये आयु के संबंध में संदर्भ से जो प्रश्न था वो इस रूप में था कि जैसे मानव की आयु है वो लगभग 100 साल के आसपास है, और इसमें ये बहुत आसानी से समझ में आता है कि जिस प्रकार से बाल्यावस्था है या आगे किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और इन अवस्थाओं में से जीवन के प्रमाण की पूरी व्यवस्था देखने में आती है। तो ये आयु का निर्धारण पुष्टि तत्व में कैसे हुआ कि जीवन को इतना समय चाहिए कि वो अपने आप को प्रमाणित कर सके और उसकी तृप्ति, उसमें से होने वाली तृप्ति पूरी हो सके। ये इससे जुड़ा हुआ जो संदर्भ में ये बात रखी थी भैया पूछने के क्रम में। जी भैया, अभी हम एक पुरुष को ले लेंगे तो उसकी मूछ दाढ़ी आने का एक एज होता है, उसके पहले नहीं आता है ना। तो ये कोई कोड है कि इतने आयु के बाद मूछ दाढ़ी होगी, या इतने आयु के बाद इस प्रकार के जैसे स्पर्म बनना होता है। एक आयु के बाद ही बनना होता है, उसके पहले बनता ही नहीं, एक्टिवेट ही नहीं होता है। एक आयु के बाद वो बंद हो जाता है बनना। भैया आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई। कोई 5 साल जीता है, कोई 10 साल जीता है। भैया आवाज चली गई थी एक बार। जी, तो ये जो है एक प्रकार का, अभी आ रही आवाज? जी भैया अब आ रही। तो ये एक प्रकार का कोड है, इसका 10 साल, इसका 20 साल, इसका 50 साल आदमी ने अध्ययन किया, तो जो भी है वो अंततः एक सूत्र में सब जगह है, इसीलिए उस सूत्र से वो चीजें होती। तो प्राण सूत्र मेधस तंत्र बनाते हैं, जैसे मेधस तंत्र बनता है उसका कोड तो उसी समय हुआ ना, जैसे एक एग और जो शुक्राणु है। तो ये फिर से आवाज चली गई यार। से मिलेगा, कुछ चीजें
पिता से मिलेगा, कुछ नाना से मिल सकता है, कुछ दादा से मिल सकता है, कुछ परदादा से मिल सकता है। ऐसा करके एक चीज बनी और साथ में एक ब्रेन की रचना भी बनी। वो सारा चीज धीरे धीरे डेवलप, तो एकदम नए प्रकार की एक चीज बनी, उसके साथ वो सारे कोड हो गए। कुछ बच्चों को मैंने देखा था कि छोटे में उसकी नाक सीधी थी, जैसे 13-14 साल के हुए उनकी नाक थोड़ी सी मुड़ गई, मुड़ना शुरू हुआ। 17-18 में मुड़ गया। उसके दूसरी बहन का भी वैसे भी मुड़ गया। तो कई छोटे बच्चों को देखने से दिखता है कि अच्छा ऐसा इनका इतने आयु में ऐसा होना शुरू। है ना, तो इसी को कोड कह रहे हैं। लगता है कि रामशंकर भाई इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और जी भैया बिल्कुल। जी पूछिए भैया। नहीं हो गया भैया, आगे अगले प्रश्न में जा सकते हैं। बस एक मुझे लगता है कि अब 3 मिनट बचे हैं और एक प्रश्न ले लेते हैं। परमाणु सिद्धांत में आधुनिक विज्ञान ने बाहरी परिवेश में स्थित परमाणु अंशों के आपस में आदान प्रदान से भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के यौगिक को पहचाना है, जबकि मध्यस्थ दर्शन ऐसी बात नहीं करता। मध्यस्थ दर्शन में यौगिकों के बनने में किस विधि की बात है? मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात प्रेजेंट केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, तो मध्यस्थ दर्शन में यौगिक का बनना कैसे समझे? ऐसा मुझे हाँ भैया, इसकी बहुत व्याख्या बाबा जी ने नहीं किया है। इन लोगों ने जो व्याख्या किया है, फाइनली एक वैलेंसी निकाला है, संयोजकता, उसके आधार पर उन्होंने एक सेटिंग बनाया, उससे बोलते हैं। तो यहाँ तो धन और ऋण आवेश होता ही नहीं है ना। जैसे परमाणु अंशों में धन आवेशित, ऋण आवेशित, उससे उन्होंने पूरी सेटिंग बनाई है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। मध्यस्थ दर्शन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो उसके लिए इस मॉडल पर हम लोग को सोचना पड़ेगा और मॉडल को डेवलप करना पड़ेगा। ये शोध का विषय है, मैं इस पर अभी शोध नहीं कर पाया। यदि आवश्यकता लगती है इसकी शोध करना है तो किया जाए। जी बिल्कुल भैया। भैया आखिरी मिनट में धन्यवाद ज्ञापन ही बनता है, और बहुत ही सघन और सभी वरिष्ठ लोगों का उनकी उपस्थिति से ये काफी उपयोगी बन पाया हम सभी के लिए। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो भैया आप सबको भी बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने काफी ध्यान से और गंभीरता से सुना। पता नहीं मैं क्या बोल पाया, पर मुझे अच्छा लगा। सोचने का एक अवसर मिलता है, सब लोग का सानिध्य मिलता है, उसको आर्टिफिशियल सानिध्य कहेंगे पर मिलता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में लग ही नहीं रहा है कि मैं मानव तीर्थ के कक्ष में नहीं बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है वहीं पर बैठ के सब बात कर रहे हैं। तो जी बहुत धन्यवाद भैया। अगले सत्र में हम बाकी प्रश्नों को लेंगे। 14 प्रश्न थे भैया, तो एक प्रश्न के साथ आज विदा लेना चाहेंगे। बहुत जी भैया धन्यवाद। सभी को बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते। नमस्ते। बहुत भैया खूब उपयोगी चर्चा, धन्यवाद।